मैराकी प्रोग्राम में आज कुछ फ्लैगशिप एमसीक्यूज करेंगे। तो 10 एमसीक्यूज हम करेंगे, 2 पार्ट्स में करेंगे। अभी मैं पहला पार्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है। बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है। उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखे होंगे जो मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में मेंडल्स लॉज, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के ऊपर पोस्ट किए हैं। और अपनी एनसीईआरटी आपने पढ़ ली होगी और आपका प्रिय टॉपिक भी है, प्रिय सब्जेक्ट भी है और आपको आता भी है और अब आप तैयार भी हैं। अब जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 उनको खास तौर पे बहुत ध्यान से करना। पहले ही आपको एक तरह से चेतावनी दे रहा हूं, बहुत ध्यान से करना। और जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो रोक देना, एक बार पॉज करना मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले और देखना कि आपका आंसर क्या है और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। तो बीच में बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 4 बहुत ध्यान से करना है। तो चलो शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन से करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व करिए इसको। तो अ हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट, टॉल पी प्लांट है, टॉलनेस इज द डोमिनेंट यूनिट फैक्टर। तो हेट्रोजाइगस है तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। इज सेल्फ पॉलिनेटेड, टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो आपने कहा कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, ये टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अब आप ये बताइए कि इसके प्रोजेनी क्या होंगे। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। और ये तीनों के तीनों फिनोटिपिकली टॉल होंगे और ये फिनोटिपिकली ड्वार्फ होगा। तो हमने कहा कि ये फिनोटिपिक रेशो जिसे मेंडेलियन रेशो कहते हैं वो 3:1 आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन दिख रहा है। अमंग द टॉल प्रोजेनी, पहले तो यहीं रुक जाइए। तो सारे प्रोजेनी में से किसी ने भी वो सॉल्व नहीं करना है, इसका रेशो नहीं निकालना है, टॉल में से निकालना है। तो आप में से जितनों ने भी आंसर ऑप्शन 1 दिया है 1/4, और हो सकता है जल्दी में दिया और आपको लगा हो कि बहुत आसान है, उन्हें सोचना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि टॉल ऑफस्प्रिंग जो आएंगे उनमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करें जो ट्रू ब्रीड करेगा टॉलनेस के लिए। इसका मतलब प्योर लाइन होगा, इसका मतलब होमोजाइगस टॉल होगा, इसका मतलब कैपिटल टी होगा। सो ये लैंग्वेज अब आपकी समझ में आ गई। तो आपने ये कहा कि सर टोटल टॉल बनेंगे, टोटल टॉल वुड बी 3 और इन 3 में ये एक, दिस इज ट्रू ब्रीडिंग, दिस इज प्योर लाइन, ये है जिसे हम ढूंढ के निकाल रहे हैं। कैपिटल टी ये एक है और आंसर 1/3 है। और आपको पता चल गया आंसर 1/4 नहीं है। अगर आपने सॉल्व नहीं किया, आपने जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन को किया, तो आप में से कई लोग इस तरह की गलती कर सकते हैं। खास तौर पे नीट 2028 एस्पिरेंट्स अगर यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा एक किसी भी क्वेश्चन की गंभीरता को समझना चाहिए, क्वेश्चन को उतना आदर देना चाहिए। 4 नंबर का वर्थ है, इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको आते भी हैं और जल्दीबाजी में केवल आप जो है उसमें इस तरह की मिस्टेक कर दें जिसका खामियाजा बहुत बड़ा हो। तो यहां पर आंसर ऑप्शन 2 1/3 है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 करिए। सो दोबारा आप इसको एक बार रोक लीजिए, पॉज करिए और देखिए कि क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। सो इन अ क्रॉस कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ये टिपिकल डाईहाइब्रिड क्रॉस है। अब की बार ये टिपिकल डाईहाइब्रिड क्रॉस है। राउंड सीड शेप और येलो सीड कलर डोमिनेंट है, ये हमें पता है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम ऑब्टेन करें एक ऑफस्प्रिंग जिसमें राउंड ग्रीन सीड हो। तो आपको पता है कि यहां पर राउंड येलो R 9/16, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें पता है कि जो रिंकल्ड ग्रीन है वो बेसिकली 1/16 होंगे। और 2 जिनके लिए हमने शब्द इस्तेमाल किया था कि रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, 2 रिकॉम्बिनेंट्स में हमने ये कहा कि एक तो राउंड ग्रीन बनेगा जो हमसे पूछा गया है। सो लेट मी चेक। सो यस, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, राउंड ग्रीन सीड्स। सो हमने कहा कि राउंड ग्रीन का नंबर 3/16 होगा और एक रिंकल्ड येलो और बनेंगे और वो जो रिंकल्ड येलो है उनका नंबर भी
3/16 होगा। और हमने ये कहा कि यहां पर दिस इज इजी, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, 3/16। सो दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आपने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा से पॉज करिए और सॉल्व करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि अ राउंड सीडेड पी प्लांट, तो पी प्लांट का जो सीड है वो राउंड है। राउंड आपको पता है डोमिनेंट ट्रेट है, तो हमें ये पता है कि R' इसका जीनोटाइप होना चाहिए। तो हम कई बार एब्रीविएटेड जीनोटाइपिक रेशो की बात करते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक प्लांट डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है जो राउंड सीड शेप है, तो वो कैपिटल R तो उसके पास है ही, साथ में आप कैपिटल R लिख लीजिए चाहे स्मॉल r लिख लीजिए। तो इसका आपने जीनोटाइप ये कहा, ये कैपिटल R' है। इट इज क्रॉस विद अ रिंकल्ड सीडेड प्लांट। सो वी नो दैट रिंकल्ड इज द रिसेसिव ट्रेट, और उसका जीनोटाइप हमें 100% पता है कि वो स्मॉल r होना चाहिए। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि जीनोटाइप बताइए राउंड सीडेड पेरेंट का अगर इक्वल नंबर ऑफ राउंड एंड रिंकल्ड सीडेड ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो। सो देखिए ये टेस्ट क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं उधर केवल मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो नहीं बताना चाह रहा हूं, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। टेस्ट क्रॉस का पर्पस ये होता है कि ये जो प्लांट इन क्वेश्चन है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेस कर रहा है, जिसका जीनोटाइप हम देखना चाहते हैं कि वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, हम ये देखना चाहते हैं कि वो कितनी तरह के गैमेट्स बना रहा है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट इन क्वेश्चन। सो मान लीजिए अगर ये कैपिटल R है, तो ये एक ही तरह के गैमेट बनाएगा और सारे गैमेट में कैपिटल R आएगा। पर अगर ये हाइब्रिड है, अगर ये हेटेरोजाइगस है, तब हम ये कहेंगे कि ये दो तरह के गैमेट्स बनाएगा। 50% गैमेट्स में डोमिनेंट यूनिट फैक्टर जाएगा और 50% गैमेट्स में रिसेसिव यूनिट फैक्टर जाएगा। हम क्यों इंटरेस्टेड है इस चीज में? क्योंकि जो दूसरा प्लांट हमने सेलेक्ट किया है उसके बारे में हमें पक्के तौर पे पता है कि वो तो होमोजाइगस रिसेसिव है और वो केवल एक ही तरह का यूनिट फैक्टर गैमेट्स में कंट्रीब्यूट करेगा, उसके सारे गैमेट्स में स्मॉल r होगा। तो अगर दो तरह के प्रोजेनी बनते हैं तो वो इसकी वजह से बनेंगे क्योंकि ये दो तरह के गैमेट्स बना रहा है, और अगर एक ही तरह के प्रोजेनी बनते हैं तो इसका मतलब ये खुद होमोजाइगस है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टेस्ट क्रॉस, और ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टेस्ट क्रॉस में जो दूसरा पेरेंट है जिसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो होमोजाइगस रिसेसिव ही क्यों होता है, क्योंकि फिर आपको पक्के तौर पे पता है कि वो कौन सा गैमेट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपको ये भी पता है कि वो एक्सप्रेस नहीं करेगा अगर दूसरे प्लांट से डोमिनेंट यूनिट फैक्टर आ गया जाइगोट में। सो दिस इज हाउ द टेस्ट क्रॉस इज टू बी इंटरप्रेटेड। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सिंपल 1:1 रेशो, आई वॉज नॉट सिंपली इंटरेस्टेड इन दैट द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो दो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको इन क्वेश्चंस की मदद से कराए हैं, उम्मीद है वो आपने अच्छे से किए होंगे। अब जैसा मैंने आपसे शुरू से कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 को बड़े ध्यान से करना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं है क्या। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड डू इट टेक 30 सेकेंड्स अबाउट इट। सो 30 सेकेंड्स देखिए और देखिए कि इसमें क्या है। Which observation from a monohybrid cross most directly demonstrates Mendel's law of segregation? मेंडल का जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसको सबसे ज्यादा डायरेक्टली कौन डेमोन्स्ट्रेट करता है? तो इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा सेग्रीगेशन का लॉ है क्या। द टू यूनिट फैक्टर्स विच आर पार्टिकुलेट एंड डिस्क्रीट, they separate at the time of gamete formation. One goes to one gamete, the other goes to other gamete. This is followed by random fertilization, which restores the normal diploid condition in the next generation in sexually reproducing organism. तो मैं ये कह रहा हूं कि the two unit factors which are particulate and discrete, they will separate at the time of gamete formation. One goes to one gamete, the other goes to other gamete.
सो गैमेट में एक ही यूनिट फैक्टर होगा किसी एक कैरेक्टर के लिए। दैट इज वाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। और इसके बाद में रैंडम फर्टिलाइजेशन होगा। रैंडम फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि इस गैमेट की इक्वल प्रोबेबिलिटी है फर्टिलाइज करने की किसी भी गैमेट को अपोजिट सेक्स के। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द रैंडमनेस। देयर इज नो सिलेक्शन, देयर इज नो असॉर्टेटिव मेटिंग विच इज गोइंग ऑन। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं बोल रहा हूं। रैंडम का अपोजिट जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया वो असॉर्टेटिव मेटिंग है। इन चीजों को आपकी वोकैबुलरी में होना चाहिए। तो मैंने कहा ये सेग्रीगेशन है। अब देखिए मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस टाइम पर मेंडल इस क्रॉस को कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब वो टॉल ले रहे थे, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ प्लांट उन्होंने लिया, तो सारे के सारे जो प्रोजेनी है F1 वो टॉल बन गए। और उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लेंडिंग हो रही हो, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि ब्लेंडिंग तो नहीं हो रही है क्योंकि ये टॉल उतना ही टॉल है जितना ये पेरेंटल टॉल है। लेकिन वो कुछ और सोचना चाह रहे थे कि और क्या हो रहा है। जब उन्होंने इस वाले प्लांट को 2F1 को सेल्फिंग में डाला तो रेशो 3:1 आया और 3 जो प्लांट थे वो टॉल थे और एक कैसा था, ड्वार्फ। अब इस ड्वार्फ का बनना उन्हें दो चीजें बता रहा था। एक तो ये कि ये जो F1 है इसके पास में, ये जो F1 है इसके पास में ड्वार्फनेस का यूनिट फैक्टर है। और दूसरा, ब्लेंडिंग नहीं हुई है, इट हैज नॉट मिक्स्ड इनटू समथिंग एल्स। ये पार्टिकुलेट है, डिस्क्रीट है, सेपरेट हुआ है। और जब ये सेपरेट हुआ है तभी ये कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t। और क्योंकि ये पार्टिकुलेट डिस्क्रीट था तो एक जाइगोटिक कॉम्बिनेशन ये बना। और इस ड्वार्फ का बनना दो चीजों को कंक्लूसिवली डिस्प्रूव कर रहा था। एक कि ब्लेंडिंग नहीं हुई है, दूसरा सेग्रीगेशन हो रहा है। अब आपने मुझे एक क्वेश्चन और करा देना है। सेल बायोलॉजी के हिसाब से एक चीज और बताइए, विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन का फिजिकल बेसिस कौन सी स्टेज है सेल साइकिल की? इट इज द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दैट डिसाइड्स द इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स और कैरेक्टर। द आंसर इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता है, होमोलोग्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एंड दैट इज द बेसिस ऑफ रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर एज वेल। और इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड। करम 5 ही क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड। दिस वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब मैंने 4 क्वेश्चन नंबर का बहुत ज्यादा हल्ला मचाया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि 5वां करने लायक ना हो। क्यों ना इस पार्ट 1 के लिए एक अच्छा 5th क्वेश्चन और करें। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले गया हूं और आप यहां गलती कर दें। अ डाई हाइब्रिड प्लांट, सो डाई हाइब्रिड प्लांट है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इज टेस्ट क्रॉस्ड विद स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। गैमेट फॉर्मेशन का मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था। ये 4 तरह के गैमेट्स बनाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। सो टाइप एंड नंबर ऑफ गैमेट्स बोथ विल बी 4, 2 रेज टू द पावर n। दोनों लोकस हेट्रोजाइगस है। यहां पर भी 4 गैमेट बनेंगे पर हेट्रोजाइगस एक भी नहीं है, तो टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी 2 रेज टू द पावर 0 विच इज 1। सो इस प्लांट के सारे गैमेट्स यही बनेंगे। ये बात सही है कि 4 बनेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं सारे एक तरह के होंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब अगर हम देखें कि व्हाट हैपन्स हियर, सो यहां पर अगर हम देखें व्हाट इज द रिजल्ट, सो दिस इज कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, चारों एक तरह के होंगे। ये बताइए कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, चारों एक तरह के होंगे। ये बताइए स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, चारों एक तरह के होंगे। और स्मॉल r स्मॉल y चारों एक तरह के होंगे। और ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, इसका रेशो 1:1:1:1 आ जाएगा, खासतौर पे तब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो और जीन्स लिंक्ड ना हो और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हो। और इस 1:1:1 रेशो में हमने कहा था कि 50% पेरेंटल, 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। पेरेंटल 2 तरह के होंगे, P1 और P2 दोनों 25% होंगे।
रिकॉम्बिनेंट्स भी R1 R2 दोनों 25% होंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। नीडलेस टू से ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ये पेरेंटल में आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, और हमसे उन्होंने ये पूछा है कि इन्हीं का बताना है। हमें यह बताना है हाउ मैनी वुड शो अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंटल फिनोटाइप। दोनों पेरेंटल फिनोटाइप से डिफरेंट कौन होंगे? तो एक तो ये होंगे और एक ये होंगे। इसका मतलब टोटल में से 50% बने कितने हैं बेटे? 400, और 400 का 50% वुड बी 200। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए यहां पर हमारे पास ये, अब हमने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए पार्ट 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 4, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 1, 4 का ऑप्शन 3 और 5 का ऑप्शन 2। सो यहां पर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे और 6 to 10 क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।